हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की ओर जा रहे हैं, अपनी टेस्ट 3 की ओर। इसमें टॉपिक्स तो काफ़ी हैं। ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, जिसमें से हम कोशिश करेंगे ग्रेविटेशन को अच्छे से कवर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से 2 पॉइंट्स आते हैं। फ्लूइड से हम लोग कोशिश करेंगे सरफेस टेंशन को कवर करने की, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। और थर्मल प्रॉपर्टीज़ में देखिए जितना हो पाएगा। तो हमारा कोशिश है, देखो बेटा, आप ऐसे मत सोचिए कि UITS है तो पूरा उसका सिलेबस पूरा होगा, क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ एप्लीकेशन नहीं करोगे कोई आपको बेनिफिट नहीं है। तो ग्रेविटेशन क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम देखेंगे और 6 हेडिंग्स में हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दैट इज कैप्लर्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी। थर्ड, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आने का चांस रहता है। और देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप स्पीड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करेगा इलेक्ट्रोस्टेट में। और सैटेलाइट से भी काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कुल मिला के 6 टॉपिक्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी सेशन हमारा 30 मिनट से ऊपर का ना जाने पाए, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे 30 मिनट के अंदर, ताकि मैक्स टू मैक्स 6 लेक्चर यानी कि 2 से 3 घंटे के बीच में हम इसको खत्म कर सकें। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, द कैप्लर्स लॉ एंड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ कैप्लर्स फर्स्ट लॉ इज नथिंग, बेसिकली दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन बाय कैप्लर। तो कैप्लर ने नोट किया कि जो ज़्यादातर प्लैनेट्स हैं दे मूव इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस। अगर ये सर्किल होगा तो दोनों फोकस सेंटर पे आ जाएंगे। बाकी कुछ पॉइंट्स ऐसे ही हैं। दूर, सबसे दूर वाला पॉइंट इज एपिहेलियन, सबसे नज़दीकी वाला पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट इज पेरिहेलियन। दिस AB is called as major axis, length is 2a. This half of the major axis OA is called as सेमी मेजर एक्सेस। यहाँ पर आप इसको R1 कह सकते हैं। यहाँ से दिस डिस्टेंस इज R1, दिस डिस्टेंस इज R2। सो R1 प्लस R2 इज टोटल 2a। ओके, सो R1 is also a 1 plus e, R2 is also a 1 minus e। ये सब याद रख सकते हैं तो अच्छी बात, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। इतना बहुत है कि हाँ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। सेकेंड लॉ ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि जो प्लैनेट्स होंगे वो रिवॉल्व तो करेंगे, लेकिन किसी भी टाइम पे जो एरिया पोजीशन वेक्टर प्लैनेट का स्वीप आउट करेगा, उसका रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद सन विल रिमेन कांस्टेंट। यानी कि ये एरिया टी टाइम में और ये एरिया टी टाइम में हमेशा सेम रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि एरिया का मतलब एक तरीके से छोटा ट्रायंगल टाइप का बनेगा। तो जब ये R बड़ा होगा तो ये चीज छोटी होगी। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे समझो, मिटा देता हूं। ये है हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट, यहाँ पे हमारा सन है बेटा। ठीक है, तो ये हम एक छोटा सा जब एरिया देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी इसको आप कह सकते हो VDT। ठीक है ना। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, दिस विल बी R। तो ये जो एरिया एक ट्रायंगल टाइप का निकलेगा, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं। तो ये R वेक्टर और ये V वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो अगर हमको ये परपेंडिकुलर निकालना होगा, ठीक है ना, दिस परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा VDT साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब आप समझो जब हम पास पर आ जाएंगे तो ये चीज छोटी हो जाएगी, तो यानी VDT को बड़ा होना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या क्लियर हो गई, जो प्लेनेट हैं जब नियर टू सन आएंगे तो उनकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना। और यही प्लेनेट जब सन से दूर जाएंगे तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, DA होगा कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी VDT
साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन थीटा। अभी मैं क्या करता हूं, इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूं, तो एक क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज r क्रॉस mv, यानी कि mvr साइन थीटा। तो यहां से जब मैं dA अपॉन dt करूंगा तो dt हट जाएगा, ये रह जाएगा हाफ आर वी साइन थीटा m और m, और ये ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है, एंगुलर मोमेंटम, तो ये हो गया L अपॉन 2m। ठीक है, अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, तो इसका टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा। तो डेट मीन्स ये जो सेकेंड लॉ है बेसिकली क्या है, ये बता रहा है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहना है, सिंस नेट टॉर्क इज जीरो, इसलिए एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो जो स्वीपिंग रेट होगा, स्वीपिंग एरिया का रेट होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। तो आपसे एक सवाल पूछ सकता है, सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद विच लॉ, तो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो सेकंड लॉ को याद रखेंगे, सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। Third law is very simple. The square of the time period of a planet is directly proportional to cube of the semi-major axis in case of elliptical orbits. और अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो बहुत ही से t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, सीधा प्लेन क्वेश्चन आएगा। इस तरह का कुछ भी होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सन ऑफ टू प्लैनेट्स आर, कोई भी वैल्यू भर लो, मैंने ऐसे रैंडमली 10 की पावर 12 और 10 की पावर 10 भर दी। आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स, सो t1 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 क्यूब। इसको सॉल्व किया, 10 की पावर 6 स्क्वायर रूट ले लिया, दैट इज सिंपली 10 की पावर 3। तो अब आप चाहे ऐसा एक न्यूमेरिकल लगाएं चाहे 10 लगाएं, आपको बस ये मालूम होना चाहिए द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। ठीक है, सो नाउ वी विल कम टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Now, next is Newton's law of gravitation. इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सबको पता है। एक्चुअली हमको इसका एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा सीखना है। सबको पता है दो मासेस हैं 1 m 2, उनके बीच का सेपरेशन r है। 1 2 पे फोर्स लगाएगा, 2 1 पे फोर्स लगाएगा। F12 को हम बोल रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 को हम बोल रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हमको मालूम है दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, बिकॉज दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो 1 को यहाँ अट्रैक्शन मिलेगा, 2 को यहाँ अट्रैक्शन मिलेगा। 1 को कौन अट्रैक्ट करेगा, 2 को कौन अट्रैक्ट करेगा, 1। ओके, तो न्यूटन्स ने अपने केपलर्स लॉ को स्टडी करने के बाद और अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये पता लगाया, ये जो फोर्स होगा मैग्नीट्यूड में प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कैसे किया वो अलग कहानी है। प्रोपोर्शनलिटी हटा, एक कांस्टेंट आ गया जी। यहाँ पर पहले से ही फोर्स डिफाइंड है, मास डिफाइन हो चुका है, पहले से ही हम पढ़ते हुए आ रहे थे। डिस्टेंस ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पर हमको जो जी की वैल्यू मिलेगी हम अपने मन से नहीं कर सकते। तो जी की वैल्यू न्यूटन, केजी और मीटर के हिसाब से आ जाएगी। दैट इज सबको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका डायमेंशन आप खुद से निकाल सकते हैं। अब अगर हमको F21 वेक्टर फॉर्म पे लिखना होगा तो हमको मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ बताना होगा डायरेक्शन। तो अब आप देखिए, अगर आप 1 और 2 के बीच पोजीशन वेक्टर खींचेंगे और 2 की पोजीशन को 1 से बताएंगे तो आपका पोजीशन वेक्टर इधर को जाएगा, यानी कि इसको आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये वाला। लेकिन फोर्स कहाँ को लगेगा, अंदर की ओर, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं माइनस। तो F21 को आप लिख लेते हैं GM1 M2, जो पोजीशन है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और माइनस R21 ये बताने के लिए कि कुल मिलाकर ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। हमेशा ध्यान रखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज 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 अट्रैक्टिव, जबकि चार्ज यानी इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ खास नहीं है, हम आगे निकलते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जानना ये जो फॉर्मूला है F बराबर GM1 M2 अपन R स्क्वायर कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जिसको हम बोल सकते हैं द वैलिडिटी ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहला ध्यान रखेंगे बेटा, पॉइंट मास जब भी आपके क्वेश्चन में लिख देगा फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। पॉइंट मास ना हो, स्फेरिकली सिमेट्रिकली बॉडीज हो जैसे प्लैनेट्स या ये सब, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पे आप सेंटर टू सेंटर की दूरी ले सकते हो, सेंटर टू सेंटर की।
तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा G m1m2/r²। बस ध्यान रखना है स्फेरिकल बॉडीज के केस में जो डिस्टेंस होगी वो सेंटर टू सेंटर होगी। अगर एक स्फेरिकल बॉडी और दूसरा पॉइंट मास है तो आप स्फेरिकल बॉडीज को ऐसे कंसिडर करेंगे सारा मास सेंटर पे, और आप डिस्टेंस ले लेंगे सेंटर से लेके पॉइंट मास तक की। तीसरा, नॉन स्फेरिकल बॉडीज हों जैसे रॉड हो, रिंग्स हो, लेकिन उनके डायमेंशन के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत दूर हो, तो अब आप खुद ही सोचो बेटा, जैसे ये पेन है, ये पास होगा तो रॉड होगा, लेकिन अगर इस पेन को मैं 1 किलोमीटर दूर से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, पॉइंट की तरह दिखेगा। तो वहां पर भी ये चीज वैलिड हो जाएगी। तो कहां पर नहीं काम करेगा इसको आप समझो। जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस देगा कि एक रॉड है L लेंथ की और ये पॉइंट मास रखा हुआ है सपोज यहां से A डिस्टेंस पर, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर हम सारा मास इसके सेंटर पे रख लेंगे, ये रॉड का मास मान लीजिए m दे रखा है, पॉइंट मास m दे रखा है, तो कहेंगे सर यहां से लेके यहां तक की हम डिस्टेंस ले लेंगे, ये L/2 प्लस a हो जाएगी और यहाँ पे दूसरा मास m हो जाएगा, और हम फोर्स को क्या लिख देंगे, G(m)/L/2 प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर आपने जैसे ही लिखा, ये चीज आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमको ध्यान रखना है इस फॉर्म में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तभी काम करेगा या तो पॉइंट मासेस हो या फिर आपकी बॉडीज जो हो स्फेरिकल हो, यानी कि प्लैनेट्स के केस में हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये गलती कभी नहीं करनी है। रॉड का अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं करना है। क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे कैसे करना है, लेकिन कम से कम ये टेक्निक मत लगाइएगा। आसान लगता है, लेकिन आसान चीज को आपको गलत नहीं करना है। कोई चीज आसान है लेकिन गलत है तो उसको हमको अवॉइड करना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। देन क्विकली कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब इंटर एटॉमिक सेपरेशन से लेके सेलेस्टियल सेपरेशन तक हर जगह काम करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आर द वीकेस्ट फोर्स। बस ध्यान रखिएगा हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। जो रेंज होती है वो इस तरह से हम देखते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम ये अरेंजमेंट देते हैं तो उस वक्त न्यूक्लियर फोर्स की बात हम कर रहे होते हैं न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के अंदर। यानी अगर आप न्यूक्लियस के बाहर हैं, ध्यान रखिएगा, आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्स। न्यूक्लियस के बाहर निकल जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से भी वीक होते हैं। यानी कि अगर 2 प्रोटॉन 1 मीटर की डिस्टेंस पर होंगे तो 2 प्रोटॉन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा बजाय उनके न्यूक्लियर फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। 2 मासेस चाहे एयर में हो चाहे वाटर में हो, कहीं भी हो, फोर्स सेम रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब आप घूमकर एक राउंड ट्रिप में आएंगे यहाँ से शुरू करके, और ये किसी m मास को आप उठा के गए, तो राउंड ट्रिप में वर्क डन विल बी 0। और आप कह सकते हैं कि अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लास्टली दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, मतलब हमेशा 2 पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन पर लगेगा। तो क्योंकि फोर्स हमेशा r की लाइन पर होगा तो इसलिए टॉर्क हमेशा 0 होगा। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। और टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल लॉ। और कभी भी पूछ सकता है, स्पेशली कंजर्वेटिव, सेंट्रल और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। नो बेटा, एक बड़ा कॉमन सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है प्रॉब्लम्स में। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस इज F, देयर सेपरेशन इज डबल्ड, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे प्रॉब्लम में बॉडीज का जो मास था वो कांस्टेंट रहा, लेकिन सिर्फ सेपरेशन चेंज हो रहा है। तो फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, m1 m2 r सेपरेशन पे फोर्स F और m1 m2 सेपरेशन 2 पे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2r स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, फोर्स हो जाएगा F/4। अब ये बच्चा याद कर लेता है कि हाँ भैया सेपरेशन डबल होता है तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर इन कॉन्टैक्ट। आइडेंटिकल में भी आप क्या कर सकते हो, सॉलिड।
two identical solid spheres are in contact, their center to center separation is doubled, maintaining the contact. अब कह रहा है नए फोर्स और पुराने फोर्स के बीच का रेशियो क्या होगा। तो बच्चा घट से क्या सोचता है, सेपरेशन डबल हो गया, फिर 7/4 कर लेकिन बेटा यहाँ पे आप ये समझो, आपका फिगर जरा बनाओ, ये दो स्फीयर कांटेक्ट में थे, आपने कांटेक्ट मेंटेन रखते हुए, तो भाई मान लो इसका रेडियस r था, इसका रेडियस भी r था, तो सेपरेशन कितना हो गया 2r। अब आपने क्या किया, इनका सेपरेशन डबल किया, यानी दोनों का रेडियस आपने डबल करके 2r और 2r कर दिया। तो आप मुझे बताओ, जब गोला बड़ा होगा तो उसके अंदर कुछ सामान भी तो फंसेगा, जो उसका मटेरियल होगा, मैटर होगा, वो भी तो उसके अंदर घुस रहा है। तो इसका मास अगर m था तो इसका m थोड़ा ना रह जाएगा। तो क्या होगा, अगर इसका मास था, क्या चीज नहीं चेंज होगी, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। 1 लीटर पानी लो, 1 किलो पानी लो, चाहे 10 किलो पानी लो, डेंसिटी सेम रहनी है। डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू नया वॉल्यूम, और 2r का जब क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8r क्यूब, यानी कि मास कितना हो गया 8 टाइम्स। समझे। तो यहाँ पे अगर पुराना वाला फोर्स आप लिख रहे हो इतना, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि स्फेरिकल बॉडीज के केस में आप सेपरेशन कौन सा लिख रहे हो, सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ क्या हो रहा है, नए फोर्स में नो डाउट नीचे 4r² हुआ, यानी कि नीचे के फैक्टर पे 4 आया, बट प्रॉब्लम क्या है, ऊपर का मास भी तो बेटा 8 और 8 हो गया, तो 8 और 8 64 न्यूमरेटर में आया, डिनोमिनेटर अभी भी 4 है, यानी कि सेपरेशन बढ़ाने से अभी भी 1/4 हुआ, आई एग्री, बट क्योंकि सेपरेशन के साथ मैटर बढ़ गया, इसके अंदर का मास बढ़ गया, तो न्यूमरेटर में इफेक्ट कितना आ गया 64, यहाँ न्यूमरेटर सेम रहा था, तो जब आप 64/4 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 16f, यानी कि जब हम इनका सेपरेशन कांटेक्ट मेंटेन करते हुए डबल करेंगे तो हमारा जो फोर्स है वो f/4 नहीं होगा, इनफैक्ट कितना हो जाएगा f/16। और इस क्वेश्चन को हम चाहे तो जनरलाइज भी कर सकते हैं यहाँ से, कि इस तरह के केसेस में जो आपका फोर्स होगा वो हो जाएगा g रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, दूसरा मास रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और इनका सेपरेशन यानी कि 2r का स्क्वायर। तो यहां से g रो स्क्वायर 4/3 पाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो ऊपर आ जाएगा r की पावर 6 और नीचे आ जाएगा 4। अब देखो ये सब तो कांस्टेंट है, अब ये कट के कितना रह जाएगा, ये कट के रह जाएगा r की पावर 4। तो हम अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नीट के लिए याद रख सकते हैं, इस तरह की कांटेक्ट वाली जो प्रॉब्लम होंगी वहां पे फोर्स कितना हो जाएगा r की पावर 4। यानी अगर कोई हमसे पूछता कि हमने गोलों का कांटेक्ट मेंटेन रखते हुए सेपरेशन 3 टाइम्स कर दिया, तो आप 3 की पावर 4 सीधे कर देते, जो कि कितना होता 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 81, तो आपका फोर्स हो जाता है 81 टाइम्स। तो इस वाली प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम है, फोर्स इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इनफैक्ट फोर्स क्या बन गया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। अभी ये बेटा बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग रिजिड होके एकदम रटे रहते हो कि नहीं सर फोर्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे समझो, देखो बेटा ये जो फोर्स होते हैं ये सब क्या है, ये सब फॉर्मूले हैं। अब होता क्या है, जो फॉर्मूला हमने छोटी क्लास में रट लिया होता है हमको लगता है वो ब्रह्म ज्ञान है। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी होता है, काइनेटिक एनर्जी p² / 2n भी होगा, और अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से चला है तो काइनेटिक एनर्जी F इंटू एस भी होगी। अब आप मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी मास पे कैसे डिपेंड करती है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी मास पे कैसे डिपेंड करती है, तो ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, सर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बेटा वो तब होगा जब स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हो उनकी स्पीड कांस्टेंट हो, आप मास डबल कर दो तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। बट दो ऑब्जेक्ट हो उनका मोमेंटम सेम हो, तो जो हल्की गाड़ी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर आप दो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ सेम डिस्टेंस तक, अब आप मुझे ये बताओ, आप एक 100 kg की बॉडी पे और आप एक 10 kg की बॉडी पे सेम फोर्स लगाओ, यानी कि इस पे भी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ 5 मीटर तक, इस पे भी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ
5 मीटर तक, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी। इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी 50 जूल, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसकी भी कितनी होगी 50 जूल। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती है। इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में हमारे पास क्या होने वाला है बेटा, यही कंफ्यूजन है। किसी भी जगह पे किसी भी चैप्टर में आके आप समझ लो, होता क्या है, जब आप 11th की शुरुआत में समझ लेते हैं तो आगे के चैप्टर्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि हमको जो लोग पढ़ाने आते हैं वो इस कंफ्यूजन नहीं क्लियर करते हैं, तो हमारा डे 1 से ही वो कंफ्यूजन बना रहता है। इनफैक्ट हर जगह यही होता है बेटा, कभी भी एक फॉर्मूला होता ही नहीं है। जैसे आप देखोगे कैप्स्टर की स्टोर्ड एनर्जी, अब आपने कहा सर जो कैप्स्टर की स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ CV²। लेकिन भैया मेरे पिताजी, ये हाफ QV भी तो होती है और ये Q²/2C होती है। अब बताओ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंडिपेंडेंट है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो क्या होगा, आप कहेंगे सर क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस तरीके से वैरी करेगी। तो उसी तरीके से आप इसमें इतना आश्चर्यचकित मत होइए कि अरे सर ग्रेविटेशन लॉ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता था। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब होता था जब दो बॉडीज का मास कांस्टेंट रखेंगे, उस केस में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो बॉडीज का मास कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे दो बॉडीज का मास भी चेंज हो रहा है, और क्योंकि वो स्फेरिकल बॉडीज हैं तो एक खास तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्पेशल कंडीशन के लिए आ गया कि अंडर सम स्पेशल कंडीशन ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी प्रोपोर्शनल टू R की फोर्थ पावर। ठीक है, आई होप आपका कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है।